नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको एकदम समय पर मिले। और अब जैसे कि आप जानते हैं, आप थंबनेल पे देख चुके हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 को ध्यान रखते प्रैक्टिस बैच में चलाया गया, इसमें हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या उसके जैसे क्वेश्चनों को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसपे हम एक दिन मैथ तो एक दिन रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं और आज हम मैथ्स की प्रैक्टिस इसमें करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें अब तक जरूर पसंद आ रही हो। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे एक बार पूरा देखिए और देखिए कि आपको ये कितना फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए देखिए, आज का पहला सवाल है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है, इससे हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्या है सवाल? ए और बी ने साझेदारी की और अपने व्यवसाय में क्रम से 40,000 रुपये और 50,000 रुपये का निवेश किया। साझेदारी समझौते ने निर्धारित किया और ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए प्रतिमाह 1,500 रुपये मिलेंगे ऐसा कहा। लाभ के शेष को उनके निवेश के अनुपात में साझा किया जाएगा, ये बात हुई। यदि वार्षिक लाभ 45,000 रुपये हो तो बी का लाभ क्या होगा? देखिए, यहाँ पे जैसे आपको अगर आप साझे का सवाल करते भी हैं, अगर थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन होगा तो ये प्रतिमाह जो 1,500 रुपये है इनको लेकर के होगा। अभी तक अगर आप सवाल करते हैं तो आपको इतनी जानकारी साझे के बारे में हो जानी चाहिए कि जो आपका पैसा बटेगा वो इनके जो लाभ बटेगा वो इनके पैसे के अनुपात में बटेगा। जैसे कि कहा है ए का पैसा कितना है 40,000 और बी का कितना कहा है 50,000। तो इस तरीके से आप समझिए सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप इन्हें काट देते हैं जीरो को, तो इनका जो पैसे का अनुपात है जो कि 4:5 है, उसी में इनका क्या है लाभ बटना है। अगर हम बात करते इस 45,000 की, हम इसी अनुपात में से डिवाइड कर देते। लेकिन अब समझिए, ए को एक्स्ट्रा, ए को कहा ना व्यवसाय का प्रबंधन, मैनेजमेंट जिसे आप कहते हैं, उसे करने के लिए उसे एक्स्ट्रा 1,500 रुपये मिलेंगे। तो अगर ध्यान दें आप, ए को अगर मैं एक्स लगाना चाहूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे 1,500 का हिसाब लगाना है इसलिए एक्स लगा रहे हैं, वरना सीधे 4 और 5 बराबर 9 के बराबर 45,000 के करके हम यहाँ पे लाभ को डिवाइड कर देते। पर ये प्रतिमाह का हिसाब करना है, इसलिए थोड़ा क्लियर समझ में आवे, इसलिए मैं एक्स की हेल्प लूँगा कि मान लीजिए कि इसका लाभ 4x होता है और इसका कितना भाई 5x, तब ये लाभ जोड़ के 45,000 के बराबर करके हम कर सकते थे। लेकिन ये 1,500 रुपये प्रतिमाह की बात है और ये लाभ जो है वो क्या है वार्षिक है, और वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 माह। तो 12 माह का पैसा उसके पास एक्स्ट्रा भी तो जाएगा, तो उसे 4x तो मिलेगा ही मिलेगा ए को। ए का अगर हिस्से की बात करें तो 4x तो उसे इसमें तो मिलना ही है। इसके अलावा 12 माह का है ना, 12 महीनों का, एक साल का मतलब 12 माह का 1,500 रुपये के हिसाब से अलग से पैसा मिलेगा। तो 1,500 ये हो गए उसके हर महीने के, तो 12 गुना कर लेंगे हम, 18,000 रुपये आ जाएगा, आप जानते भी हैं। और इसके अलावा ये 5x होगा और ये टोटल जोड़ के किसके बराबर हो जाएगा 45,000 के, जो कि हमारा कुल लाभ है, इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इसे हल करें तो 4 और 5 कितने 9x, ये कितना 9x, इस तरीके से समझिए। या फिर देखिए, अगर आपको ये थोड़ा डिटेल में लग रहा है तो हम चलो अब तो एक बार इसी तरीके से हल करते हैं। तो 12 गुणा 15 करके कितना हो गया 18,000 हो गया, और बराबर किसके 45,000 के। और ये 45,000 यहाँ पे गए तो 9x बराबर, आप 45,000 में से ये 18,000 घटा लीजिए। तो देखिए 0 0 0 15 में 8 गए 7 और यहाँ पे बचे गए आपके 2, 27,000 रुपये जो है आपके बचे हैं। और 9 से 3 बार कटेगा तो 9 3 27, 3,000 रुपये आ गए हैं। एक्स का मान जो है वो कितना आया है 3,000 रुपये आ गया है। अब समझिए, यहाँ पे पूछा गया था बी का लाभ बताइए, तो बी का लाभ कितना था 5x। तो 5 को अगर हम गुणा कर दें 3 से, तो 5 गुणा 3 इनके 5 15,000 रुपये बी को यहाँ से मिलने वाले हैं लाभ में से। तो हमारा जो आंसर है वो सी है। या फिर देखिए, आप में से कई सोच रहे होंगे कि क्यों एक्स क्यों ले, बिना एक्स के कर लेते हैं। क्या है कि भाई टोटल कितना पैसा था 45,000 रुपये, तो 45,000 टोटल लाभ था। तो ए का हिस्सा ना अलग ही लगा लो हिसाब कि 12 महीनों के 4500 रुपये के से उसकी जो सैलरी है वो अलग कर लो हिसाब। तो 15 गुणा 12 तो कितने हो गए 18,000 रुपये हो गए। तो बाकी जो है 27,000 रुपये वो बटने हैं। अब वो किस अनुपात में बटेंगे, कितना अनुपात है इतना का 4:5। और अब अगर हम देखें ये ए का अनुपात है और ये बी का, तो अगर हम सीधे अनुपातिक योग में मिथिल लगावे तो 5 ऊपर रख लें, 5 और 4 जोड़ कर 9 लिख लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 27,000 हो जाएगा इस तरीके से। और 9 3 कितने हो जाएंगे 27, और 3 गुणा 5 तो 3 5 15,000 हो जाएंगे, 15,000। इतना आप समझिए, तो कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो सी है। तो अगर इस तरीके से एक साथ कर लीजिए, या पहले ही 18,000 अलग करके बाकी को आप 4:5 में बांट दीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है अब आपको किसी न किसी तरीके से क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए क्या है, एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में
समान दिशा में, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है या मालगाड़ी जो भी आप उसे कहें, तो एक व्यक्ति तो क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। और फिर मान लीजिए यही रेलगाड़ी आगे कोई एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, समान गति में जा रहे 2 लड़कों को ओवरटेक करती है, इनके पार करती है। उन्हें क्रम से एक को पार करने में कितना समय लगा है, 21 सेकंड लगा है, और दूसरे को पार करने में कितना लगा है भाई, 24 सेकंड लगा है। ये समझिए आप। तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो देखिए अगर मालगाड़ी की चाल हम यहाँ x मान लें तो समान दिशा में चाल हो घट जाती हैं, तो x - 5 ये चाल होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x ही लेंगे क्योंकि गाड़ी तो वही है। इस बार 10 है ये स्पीड, तो x माइनस क्या ले लीजिए आप, 10 ले लीजिए, ये इसकी चाल होगी। और ये क्या है, समय। अब इतना समझिए कि मालगाड़ी इतनी लंबी तो इस लड़के को पार करते हुए है, इतनी लंबी है इस लड़के को पार करते हुए, यानी कि उसकी लंबाई तो दोनों अवस्था में, दोनों लड़कों को पार करते हुए समान ही होगी। तो यहाँ पर ये भी समय है, और देखिए चाल गुणा समय जो कि दूरी होगी वो यही मालगाड़ी होगी। यानी कि अगर हम करें x - 5 चाल गुणा समय कर दें हम 21, तो ये इस मालगाड़ी की लंबाई होगी। और यहाँ पर भी अगर हम ऐसे ही करें कि चाल गुणा समय यानी कि x - 10 गुणा 24, ये इस मालगाड़ी की लंबाई होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आएगा तो क्या होगा कि भाई ये तो है सेकंड में, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, और आप यूनिट चेंज ही नहीं कर रहे। तो अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड ले भी आए 5/18, तो भी क्या होगा, दोनों तरफ है तो दोनों तरफ वो कैंसिल ही होना है। तो यूनिट का प्रभाव, क्योंकि दोनों तरफ सेम डाटा है तो यूनिट का प्रभाव यहाँ पड़ना ही नहीं है। आप सीधे कर लीजिए, आप ऐसे करिए, अब 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 से काट दिया, 7 की गुणा x में करिए कितना हो गया 7x, 7 की गुणा 5 में करिए कितना हो गया 7 × 5 = 35, 8 में करिए तो 8x, और 10 में करिए 8 × 2 = 80। अब देखिए ये 80 इधर ले आइए, 80 - 35, और ये 8x में से कितने घटेंगे 7x घटेंगे, तो कितने बचेंगे x बचेंगे, और 10 में से 5 गए 5, और 7 में 3 गए कितने 4। तो हमारी जो रेलगाड़ी है उसकी चाल आई है, ये इतना ध्यान रखिएगा। तो चाल कितनी आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बतानी थी लंबाई। देखिए ये लंबाई तो थी जो हम निकाल रहे थे, बस उसमें यूनिट नहीं चेंज कर रहे थे, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 45। अब अगर दूरी यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए, चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा को पार कर रही थी तो समान दिशा में चाल घटा रहे थे। अब तो इसका मान पता है, डायरेक्ट घटा दिया। अब x - 5 तो लिखना है, अब सीधे क्या लिख देंगे अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे जो समय था वो कितना था 21 सेकंड। तो अब निकाल लीजिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है 40। और अब तो आपको यूनिट बदलनी पड़ेगी जरूर, 5/18 से मीटर प्रति सेकंड, और ये कितना हो जाएगा 21। अब देखिए 3 से काटते हैं, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 2 से और काटते हैं, 2 × 3 = 6, ये 20 हो जाएगा, 20 × 5 = 100 और गुणा 7, 700/3 मीटर। चलिए भाग करते हैं, 2 × 3 = 6, और मतलब 3 से 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, और फिर से 3 × 3 = 9 बचेंगे, और फिर 1 बच जाएगा 1/3 मीटर। 233 सही 1/3 मीटर भाग दे का आ रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए। और ये हमारे ऑप्शन में हमें मिल रहा है ए में, और उम्मीद है आपको क्लियर होगा। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए वैसे तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो शायद x की वजह से हो सकती है, उसको ध्यान रखिए। वैसे तो एक ही लाइन में हमें पहले क्या करा, इसकी चाल निकाल ली। वैसे हमें क्या निकाली थी, लंबाई। और ऐसे सवाल में जिसमें डायरेक्ट कोई डाटा नहीं निकलता, पहले कुछ और निकालना पड़ता है, तब हम जाके कहीं ना कहीं निकालते हैं, तो थोड़ा सा हमें लेंथी लगती जरूर है चीज़ें। पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हमने इसकी चाल मान ली थी x, और समान दिशा की वजह से चाल, समान दिशा में चाल क्या होती है, घट जाती हैं, तो x - 5 हो गया। और जो समय है वो कितना है 21, तो चाल गुणा समय से ये दूरी होगी। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों समय में देखिए ये रेलगाड़ी यहाँ है, यही रेलगाड़ी है, तो लंबाई तो समान ही होगी। तो चाल गुणा समय ये करिए, x - 5 गुणा 21 करिए, तब भी वही रेलगाड़ी की लंबाई है। और x - 10 यहाँ भी समान दिशा थी, उसकी गुणा कर दीजिए, तब भी वही बात है। तो यूनिट जैसे कि यहाँ पे बदला था हमने, अगर वो यहाँ हम बदलते भी तब भी दोनों में हम बराबर रख रहे हैं, तो ये यूनिट कैंसिल हो जा रही है। अब ये सीधे हल करा, 7x की गुणा यहाँ करी, 7 × 5 = 35 करा, 8 की गुणा x में करी, 8x हुआ, 80 हुआ। अब x वाले एक तरफ लिए, संख्या एक तरफ ली, x का मान कितना आ गया 45, यहाँ से चाल आई। अब
अगर इस डाटा पे चला मैं तो 45 की 40 और 5 ही है, तो घटा के एक दिशा की वजह से कितनी होगी 40 होगी। समय 21 सेकंड दिया ही है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, 5/18 और कर दिया। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा किस में बदला था, मीटर प्रति सेकंड में। और 700/3 को अगर हमने सही से भाग दिया तो कितना आया 233 सही 1/3, जो कि ए ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए एक बार पढ़िए और ट्राई करिए इस सवाल को। क्या कहा है, पाइप पी और क्यू, पाइप पी और क्यू एक पूरी तरह से खाली टैंक को स्वतंत्र रूप से खोले जाने पर क्रमशः 24 मिनट में और 36 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों भर रहे हैं, भर सकते हैं। पाइप आर पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। आर की बात हो रही है 30 मिनट में क्या करने की, खाली करने की, खाली कर सकता है। और अब अगर हम बात करें तो प्रारंभ में तीनों पाइप पी क्यू और आर एक साथ खोले जाते हैं। कितने मिनट के बाद पाइप क्यू को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 1 घंटे में क्या हो भाई आपका भर जाए। तो देखिए जैसे कि आप जनरली जानते हैं शुरुआत कैसे होती है एलसीएम से। तो पी क्यू आर, पी भरने की बात हो रही थी, यहाँ पे लिख लीजिए कि कौन भर रहा है, पी भर रहा है और कितने मिनट में भर रहा है। देखिए ये रहा पहला समय, ये पी का है और ये किसका है, क्यू का है। और ये जो 30 मिनट थे ये किसका है, आर का है, खाली करने का। तो ये दोनों भरने वाले हैं, ये भर रहा है और ये आर ना खाली करने वाला है। समय लिख लीजिए एक बार अच्छे से। तो पी के थे 24 मिनट भरने के, क्यू के है 36 मिनट भरने के और इसके आर के है 30 मिनट किसके, खाली करने के। प्रारंभ में तीनों को एक साथ खोला है, ये ऐसी बात कही है इन्होंने, एक साथ खोल जाते हैं। तो कितने मिनट के बाद पाइप क्यू को बंद किया है, तो बीच में क्यू को बंद करना है ताकि टैंक 1 घंटे में भरे, पूरा 1 घंटे में, ना 1 मिनट कम ना ज़्यादा। तो जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। आप ले सकते हैं जैसे कि हमें 24 का, 36 का और किसका 30 का लेना है, तो इस तरीके से ले लेंगे। चलिए 6 चौक 24, 6 छंग 36, 6 पंजे 30। अब अगर देखें तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और ये कितना 5। अब देखिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 छंग 36, तो कितना आ गया 360 आ गया आपका। एलसीएम है वो कितना आ रहा है 360। दोबारा देख लीजिए 5 दूनी 10, 3 की गुणा 2 में 3 दूनी 6 और 6 छंग 36 और गुणा 10 तो कितना आया 360। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से इसको भाग देना है, बारी बारी से। 36 को आप 24 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि 360 को आप किससे भाग देंगे, 24 से भाग देंगे। तो 12 दूनी 24 करिए, 12 तिये 36 करिए और 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे आ गया 15। 36 से 360 को भाग देंगे तो 10 आ जाएगा और 0 काटने के बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 12। तो यहाँ तक जनरली किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। अगर किसी को भी कार्य समय या पाइप टंकी का मेथड पता है तो सिंपल है कि पहले आप इनका ना एलसीएम लेते ही लेते हैं, उसके बाद ये अक्षमताएँ आपकी आ जाती हैं। अब यहाँ से लॉजिक शुरू है कि जो है टैंक भरना है वो कितने घंटे भरना है, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में। मतलब अगर ये आपका 1 घंटा है, अगर हम कहें 1 घंटा है ये, ठीक है, और यानी कि 60 मिनट, इस तरीके से आप समझिए। तो तीनों को शुरुआत में खोलना है, पी क्यू और आर। तो इसका मतलब देखिए पूरा 1 घंटा लगना है तो पी भी पूरे 1 घंटे भरेगा। 1 घंटे तक क्या चलना है, पी को पूरे 1 घंटे चलना है। और बात करें किसको बंद करना है, देखिए ध्यान दीजिए क्यू को, तो रास्ते में जो बंद होगा वो क्यू होगा। आर भी क्या होगा, पूरे घंटे चलेगा। तो पहले इनका हिसाब लगाओ। अगर हम पी को पूरे 1 घंटे चलाएं तो 15 छिके 90, ये 900 लीटर पानी इसके अंदर भर सकता है, जबकि वो है कितने का 360 का। लेकिन अगर बात करें आर की, वो तो खाली करने वाला है, वो क्या है खाली करने वाला। अगर वो भी 1 घंटे चलेगा यानी कि 60 मिनट, तो 12 छिक 72, तो 720 खाली कर लेगा। तो अगर इन्हीं में झगड़ा देख लें पहले पी में और आर में कि अगर पी पूरे 1 घंटे चले, है ना, तो भाई वो 15 गुणा 60, वो 900 यूनिट इसमें पानी को क्या कर सकता है, भर देगा। टैंक है 360 का ही, तो कहाँ जाएगा भाई, इसका मतलब खाली करने वाला है ना, खाली करता रहेगा साथ के साथ। तो देखिए पूरे 1 घंटे में 12 के हिसाब से देखिए इसकी अक्षमता कितनी है आर की, 12 है। 60 के हिसाब से 12 छिक 72, 720 यूनिट या 720 लीटर आप कह सकते हो, वो खाली करेगा। तो 900 असल में ये भर सकता है और ये 720 क्या कर सकता है, खाली। अगर इन्हीं का हिसाब लगा मैं तो कुल मिला के उसमें बचा कितना पानी, अगर इन्हीं की बात कर ले हम, है ना, क्यों की बात बाद में करेंगे, बस इनका हिसाब लगाओ पहले। 0 में से 0 गए तो कितने बच गए भाई 0, और यहाँ पे कितने बच गए आपके 8, और यहाँ पे कितने बचेगा 8 में से 7 घटाओगे 1। 180 लीटर पानी केवल इसके अंदर ऐड हुआ है। ये चल तो रहे, मतलब पी चल रहा है 1 घंटे तक लगातार, वो 900 लीटर भरेगा। और ये तो खाली करने वाला है ना, तो 12 गुणा 60 के 720 लीटर निकाल देगा। उसी 1 घंटे के अंदर अगर देखें तो 900 और 720 का झगड़े के बाद उसके अंदर पानी कितना बच रहा है 180। तो बाकी बचा हुआ 180 लीटर किसका काम है भरने का, क्यू का काम है। किसका काम है, क्यू का। और क्यू की अक्षमता कितनी है 10 है।
तो 10 के हिसाब से देखें तो कितने मिनट में, 18 मिनट में उस पानी को भर के वो बंद हो जाएगा, है ना। उसे पता लग गया है कि भाई इनका झगड़ा है, तो एक काम करते हैं, हम अपनी तरफ से 18 मिनट में 180 लीटर पानी भर देते हैं, बाकी बचा हुआ 900 और 360 में 180 बची जाएगा, वो भर जाएगा पूरा टैंक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि 18 मिनट के बाद क्यू को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, ये होगा। और अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को आप ट्राई करिए। अब चाहे तो एक बार अच्छे से इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। सवाल क्या है, एक्स और वाई और जेड एक ही स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं। तो एक ही स्थान पे 3 लोग हैं, एक एक्स, एक वाई और एक क्या भाई जेड, और इनकी चाल है 4, 5 और कितनी 6, चाल की बात हो रही है। ये इनकी चाल है, ये एक्स की, ये वाई की और ये जेड की। फिर क्या कहा, वाई एक्स के 2 घंटे बाद यात्रा शुरू करता है। वाई एक्स के कितने घंटे बाद करता है, 2 घंटे बाद यात्रा खुद शुरू करता है। तो तब तक ये 4 दूनी 8 किलोमीटर आगे निकल गया होगा, 8 किलोमीटर दूर ये जा चुका है कहीं ना कहीं। अब वही समझना है। तो एक्स के 2 घंटे बाद शुरू करता है। जेड को वाई के कितने समय बाद यात्रा शुरू करनी चाहिए कि वे उसी क्षण एक्स के आगे निकले, मतलब एक साथ एक्स और वाई और जेड एक साथ पहुँचे। अब इनकी चाल में फ़र्क है, अगर ये आगे पीछे समय यात्रा शुरू ना करें तो एक साथ तो पहुँच ही नहीं सकते। अब जैसे कि इन्होंने पहले ही बताया कि जो भाई वाई है वो एक्स के 2 घंटे बाद यात्रा शुरू करने वाला है, तो एक्स की चाल आपको साफ दिख रही है, कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन 2 घंटे में वो कितने आगे निकल चुका होगा, 8 किलोमीटर। अब ये 8 किलोमीटर की दूरी को अगर वाई कवर करेगा और समय पे पहुंचना चाहता है यहाँ पे, तो देखिए इनकी चाल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल 1 घंटे का फ़र्क है। ध्यान समझिएगा, मैं पहले क्या कहा कि भाई एक्स की जो चाल है वो कितनी है, 4 है। कितनी है चाल, 4, और वो 2 घंटे तक यात्रा करेगा तब वाई जाके वाई चलेगा। तो अगर हम बात करें तो चाल गुना समय की, तो हमने 4 गुना 2 करके दूरी निकाल ली कि वो 8 किलोमीटर आगे जा चुका होगा। अब अगर वाई को उसे समय पे पकड़ना है, वाई की चाल कितनी है, देखिए 5, और एक्स की कितनी है, 4 है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा से ही वो उसे पकड़ सकता है, एक दिशा में अगर वो पकड़ना चाहता है तो 1 की स्पीड से ही उसे क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। हर घंटे उसे 1 किलोमीटर क्या है वो दूरी बीच की, जो उनके बीच में गैप है 8 किलोमीटर का, वो क्या होगा, कम, क्योंकि इसकी चाल, वो रुकेगा नहीं यहाँ पे, वो चलता रहेगा। तो वो 4 किलोमीटर चलता रहेगा तो हर घंटे 5 चलेगा, तो 1 किलोमीटर हर घंटे में कम करेगा। तो ये जो गैप आया ना इनके बीच में 8 किलोमीटर का, वो कैसे कम होगा भाई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा। अब बीच में दूरी कितनी कवर करनी है, 8, तो ऐसा करने में वाई को कितने घंटे लगेंगे, 5 में 4 जाके कितना आ रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई 8 घंटे लगने वाले हैं। कितने घंटे लगेंगे वाई को लगेंगे पूरे 8 घंटे इस दूरी को कवर करने में। अब सवाल क्या है, इस दूरी को वाई तो करेगा 8 घंटे में कवर, नहीं, पूरे के पूरे 8 घंटे लगेंगे उसे। तो कहने का मतलब ये है, अब जेड को भी उसे पकड़ना है तो 8 घंटे लगेंगे, और उसकी स्पीड कितनी है, वैसे 5 है। तो अगर हम ध्यान दें तो इस तरीके से दूरी कितनी चल लेगा, 8 घंटे में, 8 घंटे में पकड़ देगा फाइनली। तो एक दूरी होगी, एक डिस्टेंस होगी, वो एक्स तक पहुंच जाएगा। तो 8 घंटे लगे हैं उसे, और वो 5 की स्पीड से दौड़ा है, तो उसने 8 बजे 40 किलोमीटर की दूरी तय की है। और यही दूरी अब किसको तय करनी है, जेड को तय करनी है। और जेड की जो स्पीड है वो कितनी है, 6 है। जेड की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कहने का मतलब 40 किलोमीटर पे एक्स चला गया, और इसी 8 घंटे में 40 किलोमीटर पे कौन चला जाएगा भाई, वाई। अब जेड को भी क्या पहुंचना है, इसी 40 किलोमीटर पे एक साथ उसी क्षण पहुंचना है। तो इस 40 किलोमीटर की दूरी को जेड को क्रॉस करना है, तो उसे कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब बात हो रही जेड के समय की, तो उसे तो दूरी तो उसे भी वही तय करनी है 40, और उसकी चाल कितनी है, 6, उसकी चाल कितनी है, 6। अगर हम काट दें तो 3 और यहाँ कितना 20, और 3 6 18, 6 से ही 2/3 घंटे उसे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे। अब सवाल ये नहीं था कि उसे कितना समय लगेगा, ये था कि वो जेड को वाई के कितने समय बाद। अब उसी 40 किलोमीटर को मैं वाई को तो लग रहा है पूरे 8 घंटे, उसे लगेंगे केवल 6 से ही 2/3 घंटे। तो वो कुछ समय रुक सकता है ना, कितने घंटे रुक सकता है, अंतर देख लीजिए। जिस दूरी को वाई ने 8 घंटे में तय किया है, उसने उस दूरी को कितने समय में किया है, 6 से ही 2/3। तो अगर आप इसमें से घटा दें, इसे कैसे घटा सकते हैं, 8 में 6 घटा के, मतलब अगर यहाँ पे इस तरीके से घटाना है तो एक कम कर लीजिए आप इसे। तो यहाँ पे चलिए सीधे करते हैं, छोड़िए, 36 18, 18 और 2 कितने हो गए, 20, 20 बटे कितना 3, और 8 3 24 में से 20 गए, तो कितना आ गया ये 4/3। तो कितने घंटे हो जाएंगे, 4/3। और सीधे घटाने का तरीका क्या, अगर यहाँ से जो भी है 1 बढ़ा के यहाँ घटा सकते हैं, 1 से 1 लिख दीजिए, 6 को 1 बढ़ाइए 7, 7 को 8 में से घटाइए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और
3 में से 2 घटा के 1 और बटे 3 और 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3, इतने घंटे हम इस तरीके से भी है। खैर कैलकुलेशन का पार्ट है, फिलहाल यहाँ पे बात हो रही मेथड की, तो मेथड आप किस तरीके से क्लियर करेंगे। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या था, एक्स वाई और जेड एक ही स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की से एक्स दौड़ेगा, वाई किस चाल से दौड़ेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जेड 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अगर उन्हें एक समय पे पहुंचना है तो आपको समझना होगा कि उनकी चाल में अंतर है भाई, एक समय में कैसे पहुंच जाएंगे। तो पहले जिसकी चाल कम है ना उसे पहले जाने दो, फिर उससे जिसकी कम है उसे वो, और जिसकी सबसे तेज है ना वो बाद में आएगा आराम से। तो एक्स वाई जो है पहले इनकी बात कर लो, 2 घंटे बाद तो वाई चलेगा, तो तब तक ये कितने दूर निकल चुका होगा, इसकी चाल कितनी है 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर आगे वो बढ़ चुका होगा। अब इसकी भी चाल इतनी नहीं कि बहुत बड़ी तेज है, और ऐसा भी नहीं है इसका इंतजार करेगा अब रुकेगा, वो चलता रहेगा, उसे तो एक प्रॉपर दूरी तय करनी है जितनी दूरी तक वो जा सकता है। अब उसकी चाल में और इसकी चाल में फ़र्क कितने का है, 5 में से 4 घटे, कितने का फ़र्क है 1 किलोमीटर का। तो ये 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वाई को पूरे 8 घंटे लगे इस गैप को कम करने में, ताकि वो समय पे वहाँ पे पहुँच सके। तो बीच में जो फालतू की दूरी है, अब इससे तो एक्स को तो उतने समय में यहाँ बढ़ना है और उसे यहाँ से यहाँ जाना है, तो बीच की 8 किलोमीटर भी तो तय करनी पड़ेगी। तो इस 1 किलोमीटर के हिसाब से प्रति किलोमीटर 5 में से 4 घटा के जो 1 आ रहा है, प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी कम होगी, तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लगेंगे वाई को घंटे, पूरे 8 घंटे लगेंगे। अब 8 घंटे यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसे एक्स को पकड़ने में पूरे के पूरे एक्स को पकड़ने में पूरे कितने लगेंगे 8 घंटे। अब उसकी चाल कितनी है 5 है, और अगर 8 घंटे उसे पकड़ने में लगेंगे तो एक तरीके से उसने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय कर दी, 40 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। कितने की कर दी, 40 किलोमीटर की। समझ में आ रही है बात, इतनी सिंपल से बात है। ये इनके बीच में कितनी दूरी आ गई, ये पकड़ने वाला सवाल भी तो है कि 4 गुना 2 तो 8 किलोमीटर का उनके बीच में गैप बन गया। अब वो 4 से जा ही रहा है, वो 5 से जाएगा, तो उनके बीच में जो दूरी है वो 8 है, तो 5 में से 4 घटा के 8 घंटे लगेंगे। अब अगर वो यहाँ से 5 में 8 घंटे में यहाँ तक गया है तो ये टोटल दूरी कितनी होगी, 8 पंजे 40। अब अगर जेड को जाना है तो यही 40 किलोमीटर की दूरी तक, क्योंकि उसी क्षण पहुँचना है ना उसे भी, तो इस 40 को हमने किससे भाग दिया 6 से, तो उसका समय कितना आया, देखिए काट दिया था हमने, तो कितना आया था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आया था 6 से ही 2/3 घंटे। तो यहाँ 6 से ही 2/3 घंटे में पहुँच जाएगा, तो कितने समय बाद, अब 8 में से इसको घटा लीजिए तो कितना आया हमारा 4/3 आया। 8 में से 6 से ही 2/3 को घटा के कितना आया है 4/3 आया है, तो हमारा आंसर कितना आ गया है, बी आ गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 है। 7 वर्षों के बाद अनुपात जो होता है वो कितना हो जाता है, 10:11 हो जाता है। अभी से x वर्षों के बाद जो b और a की आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 15/14 गुना हो जाएगा। a की आयु का इतना बताया है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमें देना है। तो असल में हमें करना क्या है, हमें पहले इनकी वर्तमान आयु निकाल लेंगे, उसके बाद कहा है कि b की x वर्ष बाद यानी कि कुछ वर्षों बाद कह लो, b की आयु a की आयु की 15/14 गुना हो जाएगी। b की आयु a का कितने गुना, 15/14 गुना। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, अगर आप यहाँ पे ले आएँ इसको b/a तो 15/14, यानी कि एक ऐसा टाइम पूछ रहे हैं आपसे। अगर आप यहाँ से a अनुपात b लिखें तो a का अनुपात कितना है 14 है और b का कितना है 15। एक ऐसा टाइम जब इनका अनुपात जो हो जाए किस अनुपात में हो जाए, 14:15। तो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप इनकी क्या करेंगे, वर्तमान आयु निकाल लेंगे। उसके पास आपके पास सी, देखिए ये जो आंकड़े हैं ये आपको 2 मेथड आराम से बता रहे हैं कि भाई 8:9 ऐसा कब है, 7 वर्ष पहले। तो अगर आप यहाँ पे लिख लेंगे 7 वर्ष पहले, लिखना चाहिए मेथड कोई सा भी लगाए, आप एक बार लिख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए आपको। और 7 वर्ष के बाद ए और बी की बात हो रही है, 7 वर्ष बाद इनका जो अनुपात है वो कितना बताया, 10:11। देखिए असल में 8 और 10 में भी कितने का अंतर है, 2 का, और 9 और 11 में भी कितने का है, 2 का। तो सीधे हम देखिए पहले और बाद वालों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। 14 हो जाएगा ये, अगर ये पहला है और ये बाद है तो आपको इन्हें जोड़ लेना चाहिए कि एक 7 साल पहले एक 7 साल बाद में, तो कितने अंतर हुआ, 14 वर्षों का अंतर हुआ। अगर 7 में 7 घटाएंगे 0 वर्ष का तो अंतर होने तो रहा, तो एक 7 साल पिछला है। अब अभी प्रेजेंट टाइम से आप लगा लीजिए कि अब से 7 साल पहले की बात कर लीजिए और बाद की बात कर लीजिए, तो उनमें 14 वर्ष का जो है अंतर आएगा। तो ये जोड़ने हैं आपको, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, इस अंतर के लिए आपको ये जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि एक पहले का एक बाद का है। अब देखिए या तो इनका अंतर क्योंकि यहाँ भी समान है 2 और यहाँ भी समान है, तो 2 के डायरेक्ट बराबर क्या रखिए आप, 14 रखिए। या फिर अगर आप हमारी क्लास देखे हैं और उसमें हमने आपको आयु संबंधी का एक मेथड ये भी बताया है कि नीचे के अनुपात का अंतर 11 में से 10 घटा कितना है, 1 को गुणा में लिख दीजिए
और तिरछी गुणा का अंतर 11 अठे 88 और 10 निमे 90 और इनका अंतर 2, तो तब भी आप इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे अब कितना आया है, 7 आया है। और अगर आप डायरेक्ट है ना यहाँ का अंतर 2 को 7 के बराबर 14 के बराबर लगते, तब भी यहाँ वैल्यू 7 ही आनी थी। किसी तरीके से कर लो, यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू कितनी आनी थी, ये 7। तो अगर डायरेक्ट आप करते तो मैं यहाँ पे भी कर दिखाता हूँ कि 8 और 10 में कितने का अंतर है, 2 का है, और इधर भी 2 का था। तो इनमें कुल वर्षों का कितने का अंतर था, 14 का। तो 2 एकम 2 और 2 ये 7। तो इस तरीके से यहाँ पर 1:7 का काम कर रहा है। 1:7 कितने का, 7 का। अब इस 7 की गुणा अगर हम ऊपर वाले अनुपात यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे तो 7 की गुणा करेंगे तो 7 8 56, ये आ जाएगा 56। और यहाँ पे अगर हम कर दें तो 7 9 63 आ जाएगा। अब लेकिन ध्यान रखिए, वर्तमान उम्र थोड़ी है, तो 7 साल पहली उम्र है। तो अगर आप वर्तमान चाहते हैं आप इसमें 7 जोड़िए, तो ये हो जाएगा 63, और इसमें जोड़ लेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 70। तो उनकी जो उम्र है अगर देखा जाए, वर्तमान उम्र वो कितनी है, 63 और 70 का अनुपात है, ये अनुपात है। और अनुपात एक समय के बाद आपको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए कि कितने वर्षों के बाद ये हो जाएगा। तो ये है आपका सवाल कि कितने वर्षों के बाद। अब इसमें कितने और वर्ष ऐसे बढ़ें कि ये अनुपात हो जाए, इसमें और कितने वर्ष बढ़ें कि आपका वो अनुपात हो जाए। तो एक तो बेसिक है कि आप x मान लीजिए इस तरीके से, या फिर देखिए इनमें कितने का अंतर है, आप ध्यान से देखिए कितने का अंतर है इनमें, 7 का। और अगर हम वहाँ पे किसकी गुणा करें, 7 की, तो ये अंतर इक्वल हो जाएंगे। चलिए वो मेथड हमने चर्चा में लिया नहीं है, तो हम सीधा ही करते हैं। बेशक हमारी एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो चर्चा में नहीं आया है पहली बार नहीं लेंगे। तो मान लीजिए कि x वर्ष बाद और ये भी x वर्ष बाद, तो 63 में भी आप x वर्ष बाद ही मान लीजिए, और 70 में भी x वर्ष बाद ही ले लीजिए। और इससे आपका जो अनुपात होना है वो हो जाएगा 14:15। तो आप क्रॉस करिए, देखिए 15 गुणा यहाँ पे कर लीजिए, 15 गुणा में कितना, 63 प्लस x, और यहाँ पे 14 गुणा 70 प्लस x। इस तरीके से सिंपल है, वैसे ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 × 45, 5 4, और 15 × 6 = 90 और 4 94, तो ये 945 हो गया। 15 की गुणा x में करेंगे तो 15x हो गया। 14 × 7 = 98, ये 980 हो गया है, और 14x हो गया। अब आपको करना क्या है, x वालों को एक तरफ लेना है, बस इतना सही करिए। ये 15x और ये इधर आके माइनस के 14x हो गए, और ये कितना है 980, और ये 945 इधर घटाए। तो आपको जो x का मान है, देखिए 15 में से 14 गए तो x बच गया, 980 में से 945 घटे, ये 10 में से 5 गए 5, और 7 में से 4 गए तो 3। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, यहाँ 35 वर्ष आ रही है। यानी कि अगर जिनकी वर्तमान उम्र 63 और कितनी है, 70 है, अगर आप उनमें 35 जोड़ते हैं तो उनका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 14:15 हो जाएगा। एक बार दोबारा से सुनिए। तो सवाल में क्या था कि 7 वर्ष पहले अनुपात है 8:9, 7 वर्ष बाद अनुपात कितना है, 10:11। तो हमने क्या करा कि या तो देखिए अंतर देख लीजिए, 2 यहाँ पे भी कितना 2, और 2 7 और 7 जोड़ के कितने 14, तो 2 बराबर 14 के, तो 1 बराबर 7 के, इस तरीके से। या फिर कुल वर्ष 7 और 7 14 गुणा नीचे के अनुपात का अंतर और तिरछी गुणा का अंतर तो 2, तो यहाँ से भी एक अनुपात का मान आया 7। कुल मिलाकर आपका 7 2 तरीके से हमने बताया, आपको कैसे भी कर सकते हैं। अब उस 7 की गुणा आप यहाँ करते हैं तो 7 8 56, और यहाँ पे देखिए 9 7 63। लेकिन ये उम्र कब की थी, 7 वर्ष पहले। तो हमने इनमें 7 जोड़ा, 56 में 7 जोड़ा 63, यहाँ जोड़ा तो 70 हुआ। अब सवाल ये था कि यहाँ पे वर्तमान नहीं बतानी थी, कह रहे अभी से x वर्षों के बाद b की आयु a की आयु की 15/14 गुणा। तो यहाँ से हमने b और a का अनुपात पहले ही देख लिया था, तो a का और b का अनुपात कितना आ गया था, 14:15। अब ये कितने वर्षों के बाद, तो दोनों में x जुड़ेंगे, एक की उम्र तो बढ़ने से रही, दोनों की बढ़ेगी उस हिसाब से, तो दोनों में x हो गया, और ये अनुपात इसके बराबर है। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा करके कैलकुलेशन करिए, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। x की वैल्यू जो है, यानी कि जो x आपका दिया था उसका मान कितना आया, 35 वर्ष, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या है, रवि के पास 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये और 50 रुपये के नोट इस अनुपात में है। रवि के पास कुल इतने रुपए हैं, रवि के पास 50 रुपये के कितने नोट हैं। तो बहुत ही देखिए बेसिक सा सवाल है, लेकिन नंबर थोड़े बड़े और कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी आसान है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो नोट है उनके मान लिख दीजिए। तो 500 रुपये का नोट है, और 200 रुपये के हैं, 100 के हैं, और 50 रुपये के हैं। अगर इस अनुपात में है तो इनकी संख्या हुई, इनके अगर 16 नोट हैं, नोट अगर अनुपात को हम नोट ही मान लें तो 16 × 5 = 80, तो 8000 रुपये होने चाहिए। अगर दूसरे नंबर पे बात करें 28
28 दूनी 56, तो 5600 रुपये ये होने चाहिए। और अगर ये 34 हैं तो 3400 रुपये ये होने चाहिए। और अगर ये 17 हैं, 17, देखिए पहले वाले 16, दूसरे वाले 28, तीसरे वाले 34 और ये 17, तो 17 पंजे 85, तो भी 850 रुपये ये होने चाहिए। कुल मिला के अगर इस तरीके से देखें तो 0, ये कितना 5, 6 4 10 18 और 8 5 13 16 और 1 17, 17,850 रुपये होने चाहिए थे। एक बार देख लीजिए, 0 5 8 4, हाँ जी 18 हो जाएंगे, 8 5 13 16 17, ठीक है 17,850 रुपये टोटल बैठ रहे। लेकिन पैसे कितने दिए, ये दिए, ठीक है। तो ये मान किसके बराबर रखेंगे हम, इसके, क्योंकि अगर यही नोट मान लिया हमने तो उनका अनुपात रुपये तो ये बैठ रहे हैं, लेकिन रियल में तो ये है, तो ये टोटल रुपये हम इन टोटल रुपयों के बराबर लेने वाले हैं। तो 17,850 बराबर किसके ले लेंगे हम, 53,550 के। अब उससे देखिए अब क्या करेंगे, देखिए तो ये 3 बार जाना चाहिए, तो कितनी बार कटना चाहिए, 3 बार। अब देख लीजिए, 3 पंजे 15, 5, 3 8 24 और 1 25, 2 3 7 21 और 2 23, 3 एकम 3 और 2 5, हाँ बिल्कुल। तो 1 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, तो 3 बार जा रहा है। अब कहा क्या, रवि के पास 50 रुपये के कितने नोट हैं, तो 50 के नोट यहाँ पे कितने थे, 17। अब 1 किसके बराबर है, 3 के, तो ये जो 17 है, जो ये 17 है, ये 17, तो अगर 1 3 है तो 17 कितना होगा, 17 की गुणा 3 में कर दीजिए, 17 3 51, तो ये 51 होगा आपका, कितना होगा 51, दो, जो कि हमारे ऑप्शन किस में है, डी में है। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए क्या है, 12,000 रुपये का एक मूलधन, 12,000 रुपये का एक मूलधन किसी निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर, किसी निश्चित ब्याज की दर पर, तो दर का नहीं पता है यहाँ पे, 1.5 वर्ष में 15,972 रुपये हो जाता है। तो इसे मूलधन कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, मिश्रधन कहेंगे। जब ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित है। यह पूरी घटना, ये जो अर्धवार्षिक बाद में बेशक लिखा है, लेकिन जब ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक, तो ये पूरी बात बताई है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है तब की बात है। अब आगे क्या कह रहे हैं, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, अब अगर अगली बार क्या हो, ब्याज वार्षिक लगने लगे, तो समान मूलधन, तो मूलधन यही लेना है, समान समय, समय भी यही लेना है, पर में समान ब्याज की दर पर। तो हमें दर तो पहले से पता ही नहीं है, तो हमें दर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, समान मूलधन 12,000 ही चल जाएगा, तो ये तो 12,000 ही चल जाएगा। समान समय मतलब ये 1.5 वर्ष ही चल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की, ब्याज क्या हो भाई, है ना, समय में समान ब्याज दर पर कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए हमें दर निकालनी है, तो देखिए ध्यान से, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लेंगे हम, दर के लिए यही करते हैं हम। तो मूलधन कितना है हमारे पास, 12,000 रुपये है, और जो मिश्रधन है वो है हमारे पास 15,972। देखिए दोनों 12 से काटिए, 12 एकम 12 तो 1000 हो गया, इसे काटिए 12 से, 12 एकम 12, 3 बचेंगे तो 12 3 36, फिर यहाँ पे 3 बचेंगे तो 12 3 36, फिर 1 बचेगा तो 12 एकम 12। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1.5 वर्ष लग रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा अर्धवार्षिक में दुगने हो रहे होंगे, मतलब अर्धवार्षिक में दुगने हो गए, कितने हो रहे होंगे, 3 हो रहे होंगे, और दर भी आधी हो रही होगी। खैर, तो ये पावर बनेगी 3 की बनेगी, इतना समझना था आपको। और ये किसकी बनेगी, 11 की पावर 3। अर्धवार्षिक, अगर वार्षिक होता तो 1.5 की पावर 1 का हिसाब लगाते, पर फिलहाल 1.5 वर्ष बेशक है, लेकिन अर्धवार्षिक जिक्र है, इसलिए 1.5 का दुगुना, 2 एकम 2 और 1 3/2, इसका दुगुना कितना, 3, इसलिए पावर कितनी बनी है, 3 बनी है। तो उम्मीद आपको पावर का, ये क्या है, अर्धवार्षिक मतलब छमाही के बारे में आपको बता रहा है। अब आपको देखिए 10 है तो यहाँ कितना है, 11 है, तो 10 और 11, तो अनुपात ब्याज कितने का लगा है, 1 का लगा है, लगा किस पे है, 10 पे लगा है। और दर के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा, तो आपने 0 काट दी, तो कितना आया आपका, 10% आया। ब्याज की जो दर आई है वो कितनी आ गई है आपकी, 10% यहाँ पे ब्याज की दर आई है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो समय था वो 1.5 वर्ष चल रहा है, और जो दर आई है, समय तो कितना चल रहा है हमारा, 1.5 वर्ष, 1.5 मतलब कितना, 3/2 वर्ष। अब समझना क्या है, यही समझना है कि जो दर है वो अर्धवार्षिक में 10 थी, जो कि आधी हुई होगी, तो जो पूरी दर है वो दुगनी होकर वार्षिक की दर कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। भाई किसका आधा 10 आया होगा, 20 का ही तो आधा क्या होगा अर्धवार्षिक में, तो उस हिसाब से कितनी हो जानी चाहिए दर, 20, कि 10 की दुगनी हो जाएगी। अब अर्धवार्षिक में अगर 10 है और वार्षिक की दर को 2 से भाग करके अर्धवार्षिक की बनाते हैं, तो दर अगर 10 है तो वार्षिक में वो 20 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और बात समय तो वही रहेगा 1.5, है ना, क्योंकि यहाँ पहले 3 हो रहा होगा, वो 1.5 ही है वहाँ पे। अब हमें क्या बताना है,
समान दर पर कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि आपको पता है और पता हो तो हम अनुपात विधि से निकाल लेंगे। तो अनुपात विधि क्या है हमारी, देखिए भाई, हम क्या करने वाले हैं, अनुपात विधि में 1 साल का ब्याज क्या होता है, अनुपात 1 ही है, और अगले साल का जो ब्याज है उसका अनुपात कितना है, 1:1 है। तो 2 हिस्सों में हम कर लेंगे, पहले हम 1 वर्ष का निकालने वाले हैं और फिर हम दूसरे का निकालने वाले हैं। अब आपको याद आ रहा हो कि 2:1 हो रहा है, वो 2 वर्ष का हुआ करे, और 2 वर्ष में से अगर 1 का घटा दें तो अनुपात कितना बचता है, 1:1। हम इसे अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि हमें कितने का चाहिए, 1.5 वर्ष का। 1.5 मतलब 1 का और आधे का, तो 1 का तो पूरा निकाल लेंगे और आधे जो अगला साल है दूसरा उसका आधा करेंगे हम लोग। तो उसके लिए तरीका क्या है, जो हमारे पास क्या है, मूलधन है, यानी कि 12,000 रुपये है, उसका हम कितने % निकालेंगे, 20% निकालेंगे। तो 20/100 करेंगे हम लोग। तो देखिए भाई, 12 दूनी 2400, तो ये कितना आ गया है आपका, 2400 आ गया है। तो अगर हम यहाँ पे इस 2400 की गुणा यहाँ पे कर दें तो यहाँ पे 2400 ही रहेगा, और यहाँ पे भी कर दें तो ये यहाँ पे भी कितना रहेगा, 2400। अब इस 2400 का फिर से 20% निकालिए आप, तो 20/100, 2 जीरो काटिए, 24 दूनी 48, तो कितना हुआ, 480। अब उसकी गुणा यहाँ कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 24 गुणा 1 2400 ही आएगा टोटल। तो पहले साल का तो ये पूरा हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो 2400 ये हो गया, 480 ये हो गया, तो ये हो जाएगा भाई, जोड़ लीजिए इनको, 2400 ये और 480 ये, तो हो जाएगा 2880 रुपये। अब ये दूसरे साल का है तो पूरे इसका तो पूरा लेंगे, लेकिन दूसरे में से आधा लेंगे, 1.5 का चाहिए ना मैं, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो आधे साल का बस ये आ गया। तो 1440, तो अगर हम इसे जोड़ लें तो 0 4 4 4 8 और ये कितना 3,840 रुपये का ब्याज बैठेगा। लेकिन हमें बताना है कितना हो जाएगा टोटल, हमें तो मूलधन कितना था, 12,000, ये ब्याज आया है। अब अगर उसे भी जोड़ लें इसमें तब जाके आपका आएगा, तो 0 4 8 3 2 5 और ये 1, 15,840। तो आपका आंसर जो आया है वो क्या आया है, 1। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला भाई, दर निकाला। उसके बाद हमने क्या निकाल दिया, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और उसमें मूलधन जोड़ दिया, तो हमारा क्या आ गया है, मिश्रधन। तो उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखिए भाई, इस सवाल को करते हैं। और जैसे कि आप आज देख पा रहे हैं, आज हम थोड़े से लेंथी सवाल जो यूपी पुलिस में आए उनका कलेक्शन जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आए। तो चलिए, अच्छी बात है, और ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि इस प्रकार के भी सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको भी ट्रैक कर सकें। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो आए हैं वो हम आज यहाँ पे प्रैक्टिस में ले रहे हैं। सवाल क्या है, एक कार्य का 25% 4 दिनों में पूरा करता है। तो एक कार्य का 25%, तो चलिए इसको ना कैलकुलेट हम यहाँ पे करेंगे पहले। 25% समझते हैं आप, 25/100 यानी कि 1/4 भाग, यानी कि 1/4 काम वो अगर 4 दिन में करता है तो ये पूरा काम कितने में करता होगा, 4 × 4 यानी कि 16 दिन में। तो ये कि पूरे दिन का काम, मतलब पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 16 दिन में। तो उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया कि ए अगर 25% काम यानी कि 1/4 काम, 25% मतलब 1/4, 4 चौक 16, यानी कि ए पूरा काम कितने में करेगा, 16 दिन में। बी उसी काम का 50% 12 दिन में। तो 50% मतलब वही 1/2, 50% मतलब कितना, 1/2। तो आधा काम अगर वो 12 दिन में करेगा तो इसका मतलब पूरा काम कितने में करता है, ये 24 दिन में। तो इसके बी के दिन आ गए हमारे पास 24 दिन, तो बी के दिन आ गए हैं 24 दिन। तो उम्मीद है इससे तो आपको कोई दिक्कत है नहीं कि 25% यानी कि 1/4 कितने दिनों में हो जाएगा, 4 दिनों में। तो पूरा काम 4 चौक 16 दिनों में होगा। इसी तरीके से बी 50% यानी कि 1/2 कितने में, 12 दिनों में करता है। तो पूरा काम कितने में करेगा, 24 में करेगा। सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 32 दिन में करता है। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, है ना। तो 16 6 कम 96, 24 चौके 96 और 32 30 96, इस तरीके से। अब यहाँ तक का काम हो गया है ख़त्म। क्यों, ए का 1/4 4 दिनों में, वहाँ से 16 हमने कर लिया है। बी का 50% से 12, तो एक आधा 12 दिन में, तो 24 हमने कर लिया है। सी के दिन टोटल 32 बताए हैं, एलसीएम हमेशा लेते ही हैं, वो 96 ले चुके हैं, भाग दे चुके हैं। अब उसके आगे क्या करना है वही तो समझना है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन सी प्रारंभ होने के 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। जैसे इन्होंने कहा एक साथ शुरू किया, तो जब एक साथ करेंगे तो 6 4 10 और 3 13 काम रोज होगा। और कितने दिनों तक, 4 दिनों तक होता रहा। तो 13 चौके तब तक 52 काम हो चुका होगा। कितना काम हो चुका है, 52। तो घटा लेंगे, 6 में से 2 गए तो कितने बच गए हैं भाई, 4 बच गए हैं। और यहाँ पे भी 9 में से गए तो 4, यानी कि अब 44 काम शेष है 4 दिन बाद अगर छोड़ दिया उसने। एक कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले जा रहा है। तो सी तो जा चुका था, अब कौन जा चुका था, सी जा चुका था। और काम कितना बचा हुआ था, 44। तो अब काम कौन कर रहा था, ए और बी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो
देखिए दोबारा से, उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, एक साथ किया तो 6 4 10 और 3 13 काम प्रतिदिन होगा। तो कितने दिनों में? 4 में। तो कितना काम हो गया? 52। तो 96 में 52 काम हो चुका है, 44 बचा है, इतना समझिए। सी प्रारंभ होने के 4 दिन बाद गए, यहाँ तक की बात हो चुकी है। अब सी जा चुका है, सी को कैंसिल करिए। अब ये 3 काम अब नहीं होगा, अब काम होगा 6 और 4 10 के हिसाब से। ए कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले गया है। अब इस पहले का इलाज क्या है? देखिए इस बात को समझिए। तो पहले का जो इलाज है वो आप ऐसा करिए, ए ने ना 6 दिन का काम छोड़ दिया है, आप उसमें गुणा कर लीजिए, 6 गुणा 6, तो उसने 36 काम छोड़ा है, आप उसे जोड़ लो। तो अब टोटल काम कितना होगा आपके पास? 6 4 10 और यहाँ पे 80 काम है। अब आपने किसी को भी नहीं भेजा तो आपके पास दोनों हैं, तो 6 4 10 और वो 10 काम रोज करेंगे जो उसने छोड़ के गया था, उन्होंने इसमें ऐड कर लिया है। तो कितने दिन होंगे? 8 दिन। तो हमारे इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आया है? 8 दिन। तो देखिए, है ना, वैसे तो आपको पता है हम जनरली ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज हमने कुछ बढ़िया क्वेश्चनों का, है ना, थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, या यानी कि कह लीजिए लिखने में, लैंग्वेज में थोड़े बड़े थे, उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस की, जिससे कि आपका समय जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। हमने कोशिश की कि आपको समझा सकें, उम्मीद है आपको समझ में भी जरूर आए हों। तो आज इतना ही रखते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं खराबेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।